छोड़ दे, जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालूशा और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद शालूशा। आज की ये नई कहानी हमें लुधियाना से मनदीप जी ने भेजी है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या किसी के साथ ऐसे भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी होने वाली है। जब मुझे मनदीप जी ने बताया था कि जब यह सब मेरे साथ चल रहा था तो मेरी ज़िंदगी का एक एक पल डर के साए में बीत रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्या कभी इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगा और वो काला साया क्या कभी हमारा पीछा छोड़ेगा। मनदीप जी कहते हैं, जैसा मेरे साथ बीता था, जो घटनाएं मेरे साथ हुई थी, भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। तो आगे की कहानी आप सुनिए मनदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम मनदीप है और यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। और हमारी नई नई शादी होने के बाद घर वालों ने काफ़ी ज़ोर किया कि तुम मामा जी के घर हो आओ, क्योंकि नई नई शादी के बाद ज़्यादातर घूमना फिरना होता है, तो सारे रिश्तेदारों से हम मिलके आ रहे थे। इसी बीच मुझे मेरे मामा जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला, मनदीप, तुम सब रिश्तेदारों से तो मिलके आ चुके हो, मेरे घर कब आओगे। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने भी बोला, जैसे आपको ठीक लगता है जी, हम चलते हैं। मामा का 2-3 बार पहले भी फ़ोन आ चुका है, वो बार बार बोल रहे हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता, हमें वहाँ से होकर आना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद मेरी पत्नी सीमा ने मेरे और अपने दोनों के कपड़े रखे। सुबह हम लगभग 8:30 बजे मामा के घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2 से 2:30 बज चुके थे। मामा का घर काफ़ी गांव के एरिया में था और काफ़ी सुनसान जगह पर था। मेरे मामा के काफ़ी खेत खलियान थे, बाग बगीचे थे, तो मामा का सारा दिन खेतों में और बगीचों में ही बीता था। वो ज़्यादातर मेहनत ही किया करते थे। घर पर मामी रहा करती थी और उनके बच्चे रहा करते थे। मेरी पत्नी को शुरू से ही गांव का माहौल पसंद था। हम जैसे ही मामा जी के घर पहुँचे, मेरी पत्नी वो जगह देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, मामा जी का घर तो कितनी अच्छी जगह पर है। मामा मामी और उनके बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हुए। मामी ने खाना बना रखा था और सब ने एक साथ खाना खाया और खाना खाकर हम थोड़ा आराम करने लगे। मामा मामी ने बोला, तुम थोड़ी देर सो जाओ, काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हो, थक गए होंगे। तो मैंने मामी से बोला, मामी आप सीमा को अपने साथ कुछ काम करवा लीजिए। मामी ने बोला, बस कर, अभी तो नई नई दुल्हन घर पर आई है और उससे अभी काम करवाने लगूं। सीमा लगता काफ़ी दूर से सफ़र कर कर थक चुकी थी, तो उसकी आँख शाम को 5 बजे खुली। मैं तो जल्दी उठ गया था, लेकिन मैंने उसे सोने दिया। मुझे लगा काफ़ी थक चुकी है। मामी ने भी उसे नहीं जगाया, लेकिन जब वो उठकर बाहर आई तो उसने मुझे बोला, सुनो जी, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। मैं पहली बार नई नई जगह पर आई हूँ और मैं इतनी देर तक सोती रह गई। मामी मामा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तब मैंने सीमा से बोला, चलो कोई बात नहीं, मामी कब से मामा को चाय देने के लिए बोल रही है। मामा बगीचे में काम कर रहे हैं, चलो हम मामा को चाय देकर आते हैं और साथ में तुम्हें घुमाकर भी लेकर आता हूँ। तब सीमा अंदर गई और फ्रेश होकर आ गई। सीमा की पहले से ही आदत थी, वो जब भी तैयार होती थी तो वो उसके बाद इत्र ज़रूर लगाती थी। तो उस दिन जब सीमा बाहर आई तो उसने इत्र लगाया था। मुझे उसकी सुगंध एकदम से आई। तब मैंने सीमा को बोला, अरे सामने ही तो जाना है, तुम्हें इत्र लगाने की क्या ज़रूरत थी। तब मैंने सीमा से ये भी कहा, सीमा, गांव और शहर में थोड़ा फ़र्क होता है।
शाम को इत्र लगाना और उसके बाद बाहर जाना, इसे थोड़ा वहम मानते हैं। मेरी पत्नी सीमा बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हालांकि वो कभी कभी गांव भी जाया करती थी, इसीलिए उसे गांव का माहौल पसंद था। और सीमा ने चाय की केतली उठाई और हम बाग की तरफ निकल गए। जैसे ही हम बाग की तरफ निकले, सीमा सारा गांव देखने लगी और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मुझसे कहा, सुनते हो, मेरा तो यहाँ बहुत मन लग चुका है, जी करता है अब यहाँ से नहीं जाऊँ। तब मैंने सीमा से हंसते हुए कहा, अरे ये क्या कह रही हो, हम तो यहाँ बस 2 दिन घूमने आए हैं, जाना तो इसके बाद हमें अपने घर ही है। तब वो बोलती है, मैं तो आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। बस ऐसे ही घूमते घूमते हम बाग में पहुँचे और सीमा ने मामा को चाय दी और हम तीनों ने वहाँ पर बैठकर साथ में चाय पी और सारा बाग घूमने लगे। सारा बगीचा घूमने के बाद मामा जी ने मुझसे कहा, मनदीप अब तुम बहू को लेकर घर जाओ, मुझे थोड़ा सा काम रहता है, मैं काम निपटाकर थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने भी मामा जी से कहा, ठीक है मामा जी, हम निकलते हैं। और मैं अपनी पत्नी सीमा के साथ घर के लिए निकल गया। जब हम घर जा रहे थे, मैंने ध्यान दिया सीमा का हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा था और वो काफ़ी परेशान सी लग रही थी। तब मैंने सीमा से पूछा भी था, सीमा क्या हुआ, जाते हुए तो तुम इतना खुश थी, अब क्या हुआ? तब मेरी पत्नी ने बोला, मेरा हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। चलिए छोड़िए आप सब इन बातों को, हम घर चलते हैं। और हम टहलते टहलते घर पहुंच गए। जैसे ही रात हुई तो मामी ने सबके लिए खाना लगाया। खाना लगाने के बाद सीमा कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब मामी ने बोला, अरे बेटा थोड़ा सा तो खा लो। तब सीमा बोलती है, नहीं मामी, बस आप मुझे 1 गिलास दूध दे दीजिए। जब सीमा ने दूध मांगा, मैं तब थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि सीमा को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज वो दूध मांग रही है तो यह थोड़ा अजीब था। लेकिन मुझे लगा खाना नहीं खा रही है तो दूध पीकर सो जाएगी। सीमा दूध पीकर सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सीमा का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कहीं भी जाती तो सबके साथ मिलकर हाथ बटाने लगती। उस दिन उसने रात को मामी के साथ ना तो कोई हाथ बटाया और ना ही कोई काम किया और जाकर सीधे सो गई। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, मुझे लगा थकी हुई है और मैं भी जाकर सो गया। रात के लगभग 1:30 बजे मेरी आँख खुली और जब मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा सामने बिस्तर पर सीमा नहीं थी। मैं एकदम से हैरान हुआ कि सीमा कहाँ गई। मैंने सारे कमरों में भी देखा, सीमा कहीं नहीं थी। उसके बाद मैं बाहर आंगन में आया और मैंने आंगन की लाइट ऑन करी। जब मैंने लाइट में देखा तो सीमा आंगन के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तब मैं तेज़ी से सीमा के पास गया और तब मैंने सीमा से बोला, सीमा तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तब सीमा एकदम से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं यहाँ पर कब आई, मुझे तो पता ही नहीं। और वो थोड़ा डर कर बोल रही थी, मानो उसे कुछ अजीब लग रहा हो। फिर मैं सीमा को अंदर लेकर आया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। जब मैंने सीमा की तरफ देखा तो सीमा लगातार बाहर आंगन की तरफ देखे जा रही थी। तब मैंने सीमा की ओर देखकर बोला, सीमा क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? लेकिन उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तब भी थोड़ा अजीब लगा और वो मेरी तरफ पीठ कर मानो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठ चुका था। जब मैं उठा तो सीमा सो रही थी, लेकिन मैंने उसे जगाया नहीं। मुझे लगा शायद रात की वजह से इसे अभी नींद आ रही है। जब वो उठी तो वो मुझसे कुछ भी नहीं बोली और सीधा फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आती है तो बस चुपचाप बैठकर नाश्ता करती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था
कि सीमा यहाँ पर आकर ऐसा क्यों कर रही है। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। तब मैंने नाश्ता करने के बाद अपनी मामी से बोला, मामी आज हमें घर जाना है, मुझे फ़ोन आया है, मुझे कुछ काम है, हम फिर कभी आएंगे। तब मामी बोलती है, बेटा तुम कल तो आए हो, अभी 2 दिन रहो, बहू को घुमाओ फिराओ, अभी तो तुम कहीं भी नहीं गए। तब मैंने मामी से बोला, अरे मामी कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। मैंने घर जल्दी जाने को इसलिए बोला क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि सीमा का यहाँ पर आकर अचानक से स्वभाव इतना कैसे बदल गया। और फिर हम दोनों मामी मामा से मिलकर घर के लिए निकल गए। जब हम घर जा रहे थे तो सीमा सारे रास्ते में चुपचाप थी, उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला। तब मैंने सीमा से बोला, सीमा क्या मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, या फिर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा? तब सीमा ने ना में सर हिलाते हुए मुझे जवाब दिया। उसके बाद हम घर पहुँचे। हमें घर पहुँचते पहुँचते रात के 7 बज चुके थे। रात को जब हम घर पहुँचे तो सीमा घर पर किसी से भी नहीं मिली और सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। मम्मी और पापा को भी अजीब लगा। मम्मी पापा बोले, बहू को एकदम से क्या हो गया, हमसे मिलकर भी नहीं गई। तब मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया और मैं कमरे में गया और मैंने सीमा को थोड़ा ज़ोर से बोला, सीमा ये क्या तरीका है, तुमने ना मम्मी को नमस्ते कही ना पापा को, और सीधे ऐसे अपने कमरे में आकर बैठ गई। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम मुझे बताओ, या फिर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो तुम मुझे बता सकती हो। जब सीमा ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें भरी हुई थी और उसने मुझसे बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है। मैंने सीमा से बोला, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें दवाई दिला के लाता हूँ। लेकिन उसने तब भी मना कर दिया। तब वो बोली, मुझे थोड़ा बस आराम करने दो, आराम कर कर ठीक हो जाऊँगी। और इसके बाद सीमा सो गई। आज फिर से सीमा खाना खाए बगैर ही सो गई। मैंने भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी क्योंकि मुझे लगा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब मन करेगा तो तब खा लेगी। और हम दोनों सो गए। बस मैं लेटा ही था, करवटें बदलता रहा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि सीमा के साथ कुछ तो अजीब चल रहा है। रात के लगभग 2:30 बजे जब मैंने देखा तो सीमा के सिरहाने के पास एक काली परछाई खड़ी है, मानो जैसे कोई काला साया हो। मैंने एकदम से फटाफट से लाइट ऑन करके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब थी क्योंकि जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पास सीमा सो रही थी। ऐसा शादी के 1.5 महीने में कभी नहीं हुआ था। सीमा हमेशा उठकर अपना नहाकर और उसके बाद पूजा पाठ कर कर चाय लेकर तैयार रहती थी। आज जब मैं उठा तो वो सो रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। खुद सीमा ही मुझे कुछ नहीं बता रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। मैं अपना नाश्ता कर कर काम पर चला गया। जब मैं काम पर गया तो मुझे लगभग 2 बजे फ़ोन आता है। ये फ़ोन मुझे मेरी माँ का आया और मुझे बोलती हैं, बेटा तू जल्दी से घर आ जा। तब मैंने माँ से बोला, माँ बताओ तो सही, तुम इतनी हड़बड़ाकर क्यों बोल रही हो? माँ ने बोला, बेटा तू कुछ मत पूछ, बस देर न कर और जल्दी घर आ। मेरा मन उसी वक्त भांप चुका था कि सीमा के साथ कुछ तो हुआ है और मैंने वक्त ज़ाया ना करते हुए फटाफट से घर के लिए निकल गया। जब मैंने घर जाकर देखा तो सीमा के हाथ पैर मुड़े हुए थे, मानो उसके शरीर का एक एक अंग इकट्ठा हो चुका था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। घर वाले सारे बहुत ही घबराए हुए थे। मैंने सीमा को एकदम से जल्दी उठाया
और डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ पर ले जाकर डॉक्टर ने सीमा के सारे टेस्ट करवाए। सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए थे। तब डॉक्टर ने मुझे बताया, तुम्हारी पत्नी का सिर में बुखार चढ़ गया है, इसे 104 बुखार है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। और साथ में डॉक्टर ने बोला कि मैंने पहली बार पूरे जीवन में अपने किसी को 104 बुखार देखा है। अगर किसी को 104 बुखार हो तो वो इंसान जीवित नहीं बचता। 3 घंटे हॉस्पिटल में बिताने के बाद अब डॉक्टर ने बोला, तुम अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हो। और मुझे सीमा ठीक भी लग रही थी, वो मुझसे बात कर रही थी। इसके बाद मैं सीमा को लेकर घर आ गया। जैसे ही मैं सीमा को घर लेकर आया तब माँ ने बोला, मनदीप, लगता है बहू को कोई नज़र लग गई है, तभी बहू की इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। तुम रुको, मैं बहू को गुरुजी का दिया हुआ टिक्का लगाती हूँ। और जैसे ही माँ गुरुजी का दिया हुआ टिक्का सीमा को लगाने लगी, सीमा ने एकदम से मेरी माँ का हाथ पकड़ लिया और मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी, संतोष, मुझसे दूर हो जा और मुझे ये टिक्का तो बिल्कुल भी मत लगाना। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, दूर हो जा मुझसे, मेरे पास भी मत आना, नहीं तो मार डालूँगा। तब उस वक्त हम सारे एकदम हैरान हो चुके थे और मैं ज़्यादा हैरान इसलिए था कि ये माँ का नाम कैसे ले रही है। तब माँ ने बोला, तू कौन है और कहाँ से आया है? और फिर से सीमा उसी आवाज़ में बोली, क्यों, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा बड़ा भाई जीता। तब माँ ने बोला, तू यहाँ क्या करने आया है? तू बस इतना ही सुन, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, मुझे बहुत पसंद आई है। तब बस उसी वक्त माँ ने मुझे कहा, मनदीप, अब 2 मिनट भी वक्त ज़ाया मत कर और बहू को जल्दी से गुरुजी के आश्रम लेकर चल। और फिर हम सीमा को लेकर गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़े। उस वक्त सीमा के अंदर मानो 10 लोगों की ताकत आ चुकी हो और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा था। फिर एक तरफ से माँ और पापा और मैंने, हम तीनों ने मिलकर सीमा को गाड़ी में बैठाया और गुरुजी के आश्रम के लिए निकल गए। जाते जाते हमारा रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। वो तो महादेव की कृपा रही कि हम सही सलामत वहाँ से निकल गए। जैसे जैसे गुरुजी का आश्रम नज़दीक आ रहा था, सीमा और ज़्यादा चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, और वो और ही ज़्यादा झटपटाने लगी। जैसे ही हम गुरुजी के आश्रम पहुँचे, सीमा ऐसे चीखने चिल्लाने लगी जैसे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही हो, मानो उसके शरीर को कष्ट हो रहा हो। गुरुजी ने हमें दूर से ही आते हुए देख लिया था और मुझे बोला, मनदीप, अपनी बहू को बस यहाँ पर बैठा दो, हमें उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उन्हें सारा कुछ पहले से ही मानो पता लग चुका हो। गुरुजी ने बोला, तू इसके साथ क्यों आया है? और फिर से सीमा बोली, ये बाग में इत्र लगा के गई थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आ गई, अब मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। फिर गुरुजी ने बोला, मेरे होते ना तो तू उसे अपने साथ लेकर जा सकता है और ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और इतने में ही गुरुजी ने सीमा के सिर पर हाथ रखा और अपने मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र ख़त्म होने ही वाले थे कि सीमा तभी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। और इसके बाद गुरुजी ने सीमा को काला धागा बना के दिया और बोले, अब ये आत्मा कभी भी इस लड़की को परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तुम कभी भी रात को घूमने जाओ या फिर कहीं भी जाओ, इत्र भूल से भी मत लगाना, क्योंकि जो ऐसी बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो सुगंध वाली चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसके बाद हम सीमा को घर वापस लेकर आ गए और फिर सीमा पहले की ही तरह सामान्य बर्ताव करने लगी। ये सब हमारे गुरुजी और महादेव की कृपा से ही हुआ कि उस काले साए से हमारा पीछा छूटा। इस सब के बाद सीमा ने मुझसे एक बात कही कि मैं
1 हफ्ते तक गुरुजी के आश्रम में रोज़ जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पर जाकर शांति मिलती है। और इसके बाद मैं सीमा को लगातार 1 हफ्ते तक गुरुजी के आश्रम लेकर जाता था। और वो आत्मा जो सीमा को लगी थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे बड़े मामा की ही थी, जिनकी उसी बाग में करंट लगने से मौत हुई थी। वो बिन ब्याहे ही मरे थे, इसीलिए उनकी आत्मा हमेशा उसी बाग में भटकती रह गई और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।